हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 2 में, इससे पहले वाले में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर और दो वेक्टर्स का एडिशन भी देखा था, सब्ट्रैक्शन भी देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। उसको मैं पहले निकालना सिखाऊंगा। देखो, तो टॉपिक है हमारा हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। अब क्या है मैग्नीट्यूड? मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर यहां पर कोई बॉडी रखी है और अगर मैंने इधर लगाया है 50 न्यूटन, तो ये जो 50 है यही है हमारा मैग्नीट्यूड। तो इसमें निकालना क्या है, यहां पर नहीं निकालना है, बट अगर कोई फोर्स इस तरीके से दे दिया जाए कि फोर्स सपोज दैट है हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप, तो आप फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 4i कैप, i के अलॉन्ग 4 यूनिट, और 3j कैप। तो वेक्टर कौन सा बना? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये वेक्टर बना है। ठीक है, सो ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। 4i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैंने बोला था ये लेंथ होती है। इसी तरीके से अगर यहां पर मान लीजिए k आ गया, 5k कैप, सो ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा यहां पर और ये वेक्टर बनेगा। तो पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज दैट कोई भी वेक्टर है r जो कि है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, जहां पर a b और c कोई नंबर्स हैं। ठीक है, सो जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, ये होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो उसकी भी बात करते हैं। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, और z एक्सिस आपकी स्क्रीन के बाहर है, जो कि मैं ऐसे बना रहा हूं z। सो वेक्टर r है ai कैप प्लस bj कैप, यानी इसकी लेंथ कितनी हुई? इसकी लेंथ हुई a bj कैप प्लस ck कैप। तो c किधर आएगा? बाहर आएगा, यहां कहीं पर, ये वाली लेंथ होगी c। तो अब आप जरा यहां पर ध्यान से देखो, ai कैप प्लस bj कैप, हम यहां पर पहुंच गए। अगर हमको इसकी लेंथ निकालनी होती तो कैसे निकालते? हम लोग देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सो जो इसकी लेंथ होती, यहां पर हम लोग नेमिंग कर दें OPQ। सो इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो फिर क्या लिख सकते हैं? OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, यानी कि OQ का स्क्वायर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी हम समझ गए कि ये वाली जो लेंथ है कितनी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट है। ठीक है, OQ स्क्वायर इक्वल टू दिस, सो OQ इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज समझ आ गई, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमें लेंथ कौन सी निकालनी है? ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, पॉइंट यहां कहीं पर है। तो ये वाला जो वेक्टर है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। बात समझ आ रही ना? चलो ऐसे आप देखो, ये ओरिजिन है, a इधर गए, b ऊपर गए, c बाहर है। तो अभी हमने क्या किया है? a इधर, b इधर, तो हमने इसकी लेंथ तो निकाल ली। ठीक है, अब ये निकल आया, ये कहां पर है? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, और ये स्क्रीन से बाहर है। तो आप इमेजिन करो, स्क्रीन के ऊपर अगर आप कोई पेन ऐसे रखोगे तो आपकी स्क्रीन और उस पेन के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ना। तो ये चीज समझ आती है कि ये हमें मिल गया है OQ और ये बाहर जा रहा है, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप अपने स्क्रीन पे कोई भी पेन ऐसे परपेंडिकुलर रख के देखो, कहीं पर भी आप रखोगे वो 90 डिग्री ही बनाएगा। सो यहां पर ये C बाहर निकल रहा है, और इस पॉइंट को आप कुछ भी मान लोगे तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है, यही है मैग्नीट्यूड। सो इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहां कितना है? परपेंडिकुलर यहां C है। सो मैं ऊपर रफ कर रहा हूं,
ये हो गया c, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ये है हाइपोट्यून्स। सो हाइपोट्यून्स जो है उसकी लेंथ हमने मान ली r। सो आर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर। अब OQ का स्क्वायर कितना था, चलो पहले हम लोग लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो था हमारा बेस का स्क्वायर। और ये जो लाइन बाहर जा रही है कितने यूनिट जा रही थी, सी के कैप। सो इसकी लेंथ होगी सी। सो यहां पर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से वैल्यू कितनी निकल आएगी, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आर क्या निकल आया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये जो लेंथ मिल रही है यही है हमारा आर, यानी कि यही है वेक्टर। और जिसकी लेंथ होती है वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बात करने वाले हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं, देखो यहां पर हमको दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़ने हैं। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होते हैं वेक्टर के, ध्यान रखना है आपको, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है अभी बताऊंगा। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले तो हमें पता चल गया कि डॉट को स्केलर बोला जाएगा और क्रॉस को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। बारी बारी से दोनों की बात करते हैं। पहले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट को। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, सपोज दैट दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए दूसरा है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी वेक्टर ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है हमने ले लिया 10 है, इसका मैग्नीट्यूड है 15 और ये वाला एंगल है सपोज दैट 60 डिग्री। सो इस केस में अगर इसका ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड था, तो जो वेक्टर ए डॉट बी मतलब ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी कॉस 60, यानी ए इंटू बी इंटू कॉस 60। सो 10 इंटू 15 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 75। 75 में क्या आई जे के कुछ भी है, नहीं है। 75 सिर्फ एक नंबर है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि दो वेक्टर्स का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उससे मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर होती है, इसीलिए बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें दो वेक्टर्स बना के दे दिए गए, उनका मैग्नीट्यूड भी अगर हमको पता हो और एंगल भी पता हो, तो डॉट प्रोडक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही। बट अगर आई जे के फॉर्म में दे दिया जाए तो फिर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। अगर हमको दूसरे रिप्रेजेंटेशन में दे दिया जाए, देखो आप, ये है वेक्टर ए जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी है हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो यहां पर अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, बट यहां पर कैसे लगाएंगे। यहां पर तो वेक्टर ए का भी पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टर बी का निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है कि अगर जब वेक्टर ए डॉट बी करेंगे तो आप आई का जो कॉफिशिएंट है उसको आई वाले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 2 6। याद रखना आई कैप नहीं लिखना है, आई कैप नहीं लिखना है।
सिर्फ 3 2 6, 4 इंटू -3 ये कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और 2 5 10, सो ये कितना आ गया, 4 आ जाएगा। वेक्टर a डॉट बी की वैल्यू आ गई 4। ये तो मैंने अभी सॉल्व करना बता दिया, बट ऐसा होता क्यों है इसको आप समझो। हमें एक चीज तो पता है कि जो तीनों एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये चीज पता है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सो अगर कोई वेक्टर i के अलोंग है और दूसरा वेक्टर j के अलोंग है, कोई वेक्टर i के अलोंग है, दूसरा वेक्टर j के अलोंग है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी है, मान लो 4 है, इसकी वैल्यू है 6। सो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो यानी कितना आ जाएगा ओवरऑल आंसर 0। यानी ये चीज हमें समझ आती है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूले से आएगा 0, यानी कि अगर कोई वेक्टर i के अलोंग है, दूसरा वेक्टर k के अलोंग है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, यानी i डॉट j ये 0 आएगा, या फिर i डॉट k ये भी 0 आएगा, या फिर j डॉट k ये भी 0 आएगा, क्योंकि इन सब के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मैग्नीट्यूड चाहे जो हो, चाहे 5i कैप और 7j कैप हो, कुछ भी हो, बट i और j है तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और उस केस में आ जाएगा 0। सो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि शॉर्ट तरीका कहां से आया है। देखो आप डिटेल में सॉल्व करते हैं। हमको निकालना था वेक्टर a डॉट बी। सो a को आप पूरा पुट करो, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, फिर डॉट, और डॉट लगाने के बाद ये हो गया हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, प्लस 5k कैप। नहीं दिख रहा है तो समझ लेना, यहाँ पर मैंने 5k कैप लिखा है। अब कैसे करते हैं, हमको मल्टीप्लिकेशन तो पता है ना कि पहले 3i को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3i जब तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, 3i डॉट 2i, फिर प्लस, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, सो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 3i डॉट 3j, फिर यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो प्लस का साइन आएगा, 3i डॉट 5k। इसी तरीके से इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4j डॉट 2i माइनस 4j डॉट 3j प्लस 4j डॉट 5k। और अगर इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 2k डॉट 2i माइनस 2k डॉट 3j प्लस 2k डॉट 5k। सो अब आप देखो, अब हमने कर लिया एक्सपैंड इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को। अब मैंने बोला था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी कि अगर एक i के अलोंग है, दूसरा j या k के अलोंग है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर i डॉट j है, i डॉट k है, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर j और i वाला 0 हो जाएगा, j और k वाला 0 हो जाएगा, यहां पर k डॉट i वाला 0 हो जाएगा, और k डॉट j वाला। सो बचेगा हमारा क्या, बचेगा सिर्फ 3i कैप डॉट 2i कैप प्लस माइनस 4j कैप डॉट 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट 5k कैप। ठीक है, अब आप चलो एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि अगर एक वेक्टर है 3i कैप, यानी इसका मैग्नीट्यूड है 3, दूसरा है 2i कैप, 2i कैप है मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 होगा। अगर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, यानी कि पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सो पहले का मैग्नीट्यूड 3, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 इंटू कॉस थीटा। थीटा यहां पर कितना है, दोनों ही वेक्टर्स i के अलोंग है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, सो cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि यहां से आंसर कितना निकल आएगा, हाँ सॉरी 3 2 6। सो यही कहने का मतलब है कि ये जो 3 2 6 आएगा, i कैप आपको नहीं लिखना। ठीक इसी तरीके से दोनों ही वेक्टर j के अलोंग है,
ठीक है। सो इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा, 4 3 जा 12 और यहां पर आएगा 5 2 जा 10। ओवरऑल आंसर आ गया 4। तो इतना लंबा मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि जब कभी भी आप शॉर्ट में इस तरीके से सॉल्व करो और अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई ये मेथड हमने कहाँ से सीखा, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये एक्चुअल में बेसिकली पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो आई डॉट जे वाले हैं या आई डॉट के वाले हैं वो सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। बच कौन रहे हैं, जो आई डॉट आई हैं या जो जे डॉट जे हैं या के डॉट के हैं। तो ये चीज हमको पहले से पता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, आई वाले के कॉफिशिएंट को आई वाले के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे वाले के कॉफिशिएंट को जे वाले के कॉफिशिएंट से और के वाले के कॉफिशिएंट को के वाले से, और सीधे लिख के ऐड कर देते हैं। ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। हाँ, एक चीज और, क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले ही, अगर वेक्टर ए है यहां पर और ये है हमारा वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, कितनी वैल्यू है इसकी। चलो बी डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी बी ए कॉस थीटा। और अगर आप सॉल्व करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, जितनी यहां पर आएगी उतनी ही यहां पर आएगी। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये चीज होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब इसको मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, ये चीज आपको बड़ी नॉर्मल लग रही है, बट अभी जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पर ये चीज अप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होंगी, दोनों की वैल्यू दोनों का जो डायरेक्शन होगा अलग अलग आएगा, यानी कि ये इक्वल नहीं लगा सकते। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम वैल्यू देते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला की क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर जो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। सो अगेन ये है हमारा वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। सो जो ए क्रॉस बी होता है इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और फॉर्मूला हमारा होता है ए बी साइन थीटा। ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी में होता है ए बी कॉस थीटा, जबकि यहां पर ए बी साइन थीटा है। अगेन एग्जांपल लेके देखें, अगर ए का मैग्नीट्यूड हमारा 20 है, बी का मैग्नीट्यूड हमारा 15 है, और दोनों के बीच का एंगल ले लिया हमने, सपोज दैट चलो 60 डिग्री ले लेते हैं, तो इस केस में जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी ये आएगा ए बी साइन थीटा, यानी ए इंटू बी इंटू साइन 60। सो 20 इंटू 15 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सो 10 आ जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर आएगा 150√3। अब आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.732 और एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आई होप कि समझ आया होगा आपको, और ये डॉट प्रोडक्ट जैसा लगा होगा अभी तक। अब मैंने क्यों बोला अभी तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, बट ध्यान दो आप, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कैसा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि यहां से जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना, यानी नंबर तो मिलेगा ही, नंबर तो हमारा मिल गया, बट डायरेक्शन भी होता है। तो याद रखना डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अगर ए क्रॉस बी दिया है, आपको पता है कि ए ये वाला है, बी ये वाला है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। पहला हाथ, जैसे ए क्रॉस बी है तो पहले जो हाथ रखेंगे वो ए की तरफ रखेंगे, ठीक है। अब ए की तरफ रखने के दो तरीके, या तो आप ऐसे रख लो या तो आप ऐसे रख लो, ठीक है। और ध्यान रखना उसको फोल्ड करना है बी की तरफ, ठीक है, थ्रो स्मॉलर एंगल। यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है ना कि ए और बी के बीच में जैसे ऐसे भी एंगल ले सकते हैं और ये वाला भी एंगल ले सकते हैं, बट छोटा कौन सा है, हमको दिख रहा कि भाई 60 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल छोटा है। सो ए की तरफ हाथ रख के फोल्ड करना है बी की तरफ स्मॉलर एंगल की तरफ से। सो ए की तरफ हाथ रखा, बी की तरफ फोल्ड किया,
क्योंकि यही स्मॉलर एंगल है, तो जो थंब की डायरेक्शन आती है, जो अंगूठे की डायरेक्शन आ रही है, किधर आ रही है? देखो आप, उधर आ रही है, आपके चेहरे की तरफ आ रहा है, यानी स्क्रीन के बाहर। तो हमें पता है ना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा जेड एक्सिस होगा, यानी कि के कैप होगा। तो अगर इसको कंप्लीट लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? 150√3 के कैप, ये है हमारा ए क्रॉस बी। सो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायरेक्शन के कारण। डायरेक्शन हमें एग्जैक्टली समझ आना चाहिए। कुछ और एक दो ऐसे केसेस की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक वेक्टर है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर ए है 6i कैप, वेक्टर बी है 4k कैप। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। तो यहां पर आप जरा विजुअलाइज करो, पहला किधर है? वेक्टर ए किधर है? 6i कैप है, यानी कि इधर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6 है। वेक्टर बी किधर है? 4k कैप है, k कैप किधर है? स्क्रीन के बाहर है, ठीक है, यानी कि इधर है, स्क्रीन के बाहर। सो अब हमें समझ आ रहा कि ये है i, ये है k, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सो a क्रॉस b करना है तो क्या करेंगे? a b साइन थीटा। सो अगर हम लोग यहां पर लिखें a क्रॉस b, तो आएगा a इंटू बी इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है? i और k के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, या फिर π/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सो 6 4 जा 24। डायरेक्शन की बात करें तो मैंने बोला था पहले वेक्टर को आपको देखना है। जैसे a यहां पर a क्रॉस b पूछा है, तो पहले आपको a के अलोंग हाथ रखना है। अब आप ऐसे भी रख सकते हो और आप ऐसे भी रख सकते हो, बट उसको फोल्ड किधर करना है? b के अलोंग। ये a था, ये b था, तो ऐसे रख के स्मॉलर एंगल की तरफ से फोल्ड करेंगे, ऐसे, ठीक है। सो थंब की डायरेक्शन किधर आई? आप ध्यान से देखो, नीचे की तरफ आई है, यानी थंब नीचे पॉइंट कर रहा है। अब अगर ये वाई एक्सिस है, तो अगर ये जे कैप है, तो ये हमारा माइनस जे कैप होगा, जिसका कंप्लीट आंसर होगा माइनस जे कैप। और यहां पर लिख सकेंगे हम लोग -24 जे कैप। दोनों ही सेम चीजें हैं, माइनस को हमने सिंपली बाहर निकाल लिया है। तो डायरेक्शन पे आपका कमांड होना चाहिए। अच्छा, एक चीज आप और देखो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं b क्रॉस a निकालूं, b क्रॉस a, सो b क्रॉस a में क्या आएगा? ba साइन थीटा आएगा। b की वैल्यू कितनी है हमारी? 4 है। a की वैल्यू कितनी है? 6 है। और साइन थीटा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। b और a के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो अगेन हमारा जो आंसर आएगा वो आ गया 24। बट यहां थोड़ा सा चेंज है। कैसे? b क्रॉस a है, तो यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, हमें पता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? पहले इस बार आपको हाथ रखना किधर पड़ेगा? b के अलोंग रखना पड़ेगा। ये a था, ये b था, जो आपकी स्क्रीन के बाहर है। तो आपने b के अलोंग हाथ रखा और a के अलोंग फोल्ड किया, तो अब की बार आपका थंब किधर आया है? ऊपर आया है। और ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी है? जे कैप है। ये आपको खुद से थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो यहां से आप देखो कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, a क्रॉस b का या b क्रॉस a का, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। एक वेक्टर a क्रॉस b अगर नीचे की डायरेक्शन को शो कर रहा था, तो b क्रॉस a ऊपर की डायरेक्शन को, इसीलिए हम लोग a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते? कि भाई मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हम लोग दोनों को सेम नहीं लिख सकते, बट a डॉट b इक्वल टू b डॉट a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यहां पर जो मैग्नीट्यूड आता है वही मैग्नीट्यूड यहां आता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ना इसके पास डायरेक्शन है ना इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यानी कि दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल होगी। बट यहां पर दोनों के पास अपनी अपनी डायरेक्शन है, और इस केस में दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। सो एक चीज आप याद रखना कि अगर दो वेक्टर्स हैं a और b, a क्रॉस b आप अगर मान लो इधर आ रहा, ठीक है, a क्रॉस b अगर इधर आ रहा, तो b क्रॉस a उतना ही आएगा, लेकिन अपोजिट आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
चलो अब हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड से पहले कुछ डिफरेंसेस को आप देख लो। जैसे अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, जैसे a इक्वल टू 6i कैप है, b इक्वल टू 2i कैप है, तो इस केस में a क्रॉस b कितना आएगा? ध्यान से देखो, डायरेक्शन 6i कैप a है, 2i कैप b है, तो यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो किधर है? x एक्सिस के अलोंग है। ये है हमारा वेक्टर a जिसकी लेंथ है 6, ये है वेक्टर b जिसकी लेंथ है 2। सो अगर यहां पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो a b साइन थीटा, यानी कि 6 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, और इस केस में आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। सो यहां पर कभी भी अगर i क्रॉस i आपको मिलता है, जैसे कि यहां पर कि 6i क्रॉस 2i, सो अगर i क्रॉस i है तो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर j क्रॉस j है तो भी 0 आएगा, या फिर k क्रॉस k है तो भी आपकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ऐसे केसेस में जो वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। जबकि जो डॉट प्रोडक्ट होता था उसमें i डॉट j 0 आता था। आप ध्यान करो, i डॉट k 0 आता था, लेकिन i डॉट i 0 नहीं आता था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर हमको सीधे वेक्टर बना के दे दिया जाए, दो वेक्टर्स बना के दे दिए जाए, मैग्नीट्यूड भी बता दिया जाए दोनों का कितना है और एंगल भी बता दिया जाए, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए बी कॉस थीटा से, और क्रॉस प्रोडक्ट भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन भी गेस कर सकते हैं किधर होगी। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स हमको एग्जैक्टली पता है कैसे रखे हैं। बट अगर वेक्टर आपको ऐसे दे दिया जाए, वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इस तरीके से दे दिया गया। चलो पहले वेक्टर को विजुअलाइज करते हैं हम लोग। यहां पर मैं एक डायग्राम बना ले रहा हूं कुछ इस तरीके से, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। मान लिया ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b, हमको नहीं पता, हम लोग सिर्फ ऐसे डिनोट कर लिए। देखो आप एग्जैक्टली अगर विजुअलाइज करें तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये है वेक्टर a, माइनस 5k कैप है। वेक्टर b किधर है? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, यहां पर है वेक्टर b, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b। तो अब एक तो तरीका ये है कि भाई आप पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों के बीच का एंगल निकालो, फिर ए बी कॉस थीटा को अप्लाई करो, बट वो मेथड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, सो हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग एक मेथड की बात करेंगे जिससे हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो मेथड? ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे पहले दो लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पर लिखना है i j k। अब i के नीचे a क्रॉस b बोला गया है, तो पहले a के कॉफिशिएंट्स को पुट करना है, फिर b के कॉफिशिएंट्स को। पहले a का कॉफिशिएंट पुट करेंगे तो i का कॉफिशिएंट कितना है? 2 है, b का कॉफिशिएंट 4 है, और k का कॉफिशिएंट है, सॉरी i का 2 है, j का 4 है, और k का है -5। इसी तरीके से b का है 3 और 3, और ये हो जाएगा 2। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया, दो लाइन ड्रॉ करके i j k, a क्रॉस b बोला गया तो पहले i के कॉफिशिएंट और b का बाद में रखेंगे, अगर b क्रॉस a बोला है तो पहले b का रखेंगे। अब देखो इसके आगे करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है i कैप, याद रखना है i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है। i कैप आपको लिखना है। अब ये जो i जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको ढक लेना है। ढकने का मतलब i किस रो और किस कॉलम में आ रहा है? इसमें देखो, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है ना, इधर देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों को आपको ढक लेना है। तो आप ढकोगे तो क्या बचा है? सिर्फ आपको बचेगा 4 3 2 -5। अब इन चारों की सिर्फ हमें बात करनी है, तो आपको करना क्या है, 4 2 8, ऐसे अभी पहले मैं डिटेल में बता रहा हूं, 4 इंटू 2 करना है, फिर माइनस का साइन लगा के
3 इंटू -5 करना है। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूं। आई 4 टू ज़ा 8, फिर माइनस का साइन लगेगा और 3 इंटू -5 यानी हो गया -15। इस तरीके से अप्रोच करना है। आई हमारा पहले प्लस में रहेगा, फिर जब जे को रखेंगे, आई सॉल्व हो गया, जे को रखेंगे तो जे को हम लोग माइनस में रखेंगे, माइनस जे कैप। अब जे को रखते ही क्या क्या चीजें ढक जाएंगी जनाब, देखो जे इस रो और इस कॉलम में है। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको ढक लें और इसको ढक लें तो बचेगा क्या, ध्यान से देखो आप, 2 3 2 -5। सो अगेन 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, फिर माइनस का साइन लगा के 3 इंटू -5 यानी कि -15। ये भी हो गया। आई प्लस में रहेगा, जे माइनस में रहेगा और फिर के हमारा प्लस में रहेगा। याद रखना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो जब के को लिखेंगे तो ये चीज गायब हो गई और ये भी चीज गायब हो गई, तो बचा क्या, ये चीजें बच रही है ना, 2 3 3 और 4। सो 2 3 ज़ा 6, फिर माइनस का साइन, 3 4 ज़ा 12, ये चीज आ गई। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर का स्पेस रब कर रहा हूं। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। आई अंदर क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 + 8 ये आ जाएगा 23, फिर माइनस जे, 15 और 4 19, फिर प्लस के, -12 + 6 यानी कि -6 आ जाएगा। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 23 आई कैप -19 जे कैप -6 के कैप। ये क्या निकला है हमारा, A क्रॉस B निकला है। सो दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अगर डायरेक्ट दे दिया गया है, डायरेक्ट दोनों वेक्टर्स दे दिए गए हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तब तो हम सीधे अप्लाई कर देंगे AB sin थीटा और हाथ घुमा के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। बट अगर इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, हमको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, उस तरीके से सॉल्व करने के लिए एंगल भी निकालना पड़ेगा, तो उससे बेटर है हम लोग इस मेथड को अप्रोच करेंगे। अब अगर इस वेक्टर को विजुअलाइज करें तो किधर आएगा, 23 आई कैप -19 जे कैप -6 के कैप, इधर कहीं पर आएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और है यहां पर, आप देखना कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, मैंने बोला था पहले, मैग्नीट्यूड की बात अभी नहीं करनी, ए क्रॉस बी आएगा किधर। सो पहले हाथ किधर रखेंगे, ए की तरफ रखेंगे, सो ए की तरफ रख लिया, बी की तरफ फोल्ड किया, तो ये मेरा जो थंब है वो किधर आ रहा, इधर आ रहा, यानी ऐसे। तो याद रखना ये जो बोर्ड है इससे ये मार्कर 90 डिग्री पे है। कहने का मतलब ये जो ए क्रॉस बी है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। चलो इसको मैं वेरीफाई करके भी दिखा देता हूं कैसे। हमें ये पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ए डॉट बी आएगा कितना, ए डॉट बी आएगा ए बी कॉस 90 यानी कि 0। तो ये चीज हमें पता है, यानी कि यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे प्रूव करने के लिए कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी ये मिल रहा था ना, तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमारा वेक्टर ए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये है वेक्टर बी 6i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, हमें देखना है, सबसे पहले निकालना है ए क्रॉस बी। मान लिया ये है ए और ये है हमारा बी, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए क्रॉस बी आप निकालो। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूंगा क्योंकि इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या करते थे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले आई जे के लिखेंगे, फिर आई ए के कॉफिशिएंट 2 2 4, बी के कॉफिशिएंट 6 -1 2, यहां से आ जाएगा आई लिखा हमने, ये गायब हो गया, 2 2 4 -1 इंटू 4, ये आ जाएगा -4, फिर माइनस जे लिखेंगे और ये आ जाएगा 2 2 4 -6 4 24, फिर प्लस के लिखेंगे, ये आएगा 2 इंटू -1 -2 -6 2 12, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, आई माइनस माइनस प्लस 4 4 8, फिर माइनस जे, ये आ जाएगा अंदर -20 और प्लस के, ये आ जाएगा -40। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 8i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20j कैप -14k कैप। ये क्या निकला है हमारा, a क्रॉस b निकला है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये है हमारा a क्रॉस b। अब a क्रॉस b जो मिला है, मैंने बोला था कि दो वेक्टर्स हैं और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑलवेज उन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो a क्रॉस b वाला वेक्टर मिला है, अगर ये a से और b से परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो देखते हैं हम 0 आता है या नहीं। a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट आप a के साथ करके देखो। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते थे, मैंने बोला था सीधे कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 8 16, फिर 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू -14, ये आ जाएगा -56। सो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, a क्रॉस b जो मिला था उसका हमने a के साथ डॉट प्रोडक्ट किया और ये 0 आ गया। ऐसा कब होता है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 कब आता है, जब दोनों परपेंडिकुलर हो, यानी a क्रॉस b और a हमारा परपेंडिकुलर आ रहा। यही काम अगर हम लोग b के साथ करें, यानी कि इस वेक्टर का a क्रॉस b का अगर हम लोग b के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा, देखो आप 6 8 48 -1 इंटू 20, ये आ जाएगा -20 और +2 इंटू -14, +2 इंटू -14। ठीक है, सो ये आ गया 48 -48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करा है। दो वेक्टर्स दिए थे a क्रॉस b, सॉरी a और b दिए थे, हमने a क्रॉस b निकाला और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और इसके भी साथ परपेंडिकुलर है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला a के साथ, वो 0 आ गया, मतलब ये 90 डिग्री है, तभी तो 0 होता है। और जब a क्रॉस b का b के साथ निकाला तो भी 0 आ रहा है, यानी कि यहां से हम एकदम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि एक अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मिलने वाला क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के। सो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट से हम लोग क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग जान सकते हैं। तो पहला तो यूज है हमारा टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। दो वेक्टर्स को चेक कर सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इसे दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स दिए हैं i j k के फॉर्म में तो फिर आप उसके बीच में एंगल को कैसे कैलकुलेट करोगे। और तीसरा है हमारा टू चेक कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर। ठीक है, मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, उसको मैंने करके भी दिखाया था कि सपोज दैट एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, तो भी
ये ऐसे अगर आप लाके ज्वाइन करोगे, सिर्फ इसको स्लाइड करवा के अगर आप ज्वाइन करोगे तो देखो आप ये इस प्लेन में है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स तो ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, तीन वेक्टर्स अगर दिए हैं तो उस केस में हो सकता है कि वो प्लेनर हो या फिर हो सकता है कोप्लेनर ना हो। तो इसको चेक करना सीखेंगे। सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं, टू चेक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो आप मान लो कि वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, वेक्टर बी दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब i j k के फॉर्म में है तो हम लोग सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हैं। कैसे? देखो अब 2i कैप प्लस 4j कैप, ये ओरिजिन है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, यानी वेक्टर ए कुछ ऐसा है। वेक्टर बी कैसा है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, कुछ ऐसा है। तो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो इसके बीच का जो एंगल है उसको एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां से हमें गेस लग सकता है बट एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो ध्यान देना, पहले तो आप ये समझ लो कि अगर मैंने बोल दिया cos थीटा इक्वल टू 1/√2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री होगी ना, ठीक है। सो अगर cos थीटा इक्वल टू समथिंग कोई नंबर दिया है तो इसका मतलब क्या है? हम लोग थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी इसका आगे यूज आएगा। देखो अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के एंगल को। ये मैंने ऐसे ही बना लिया, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया है थीटा है। सो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? हमें पता है ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। एक मेथड तो हमने ये देखा था ए बी कॉस थीटा, जहां पर ए है मैग्नीट्यूड, बी है इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, थीटा उसके बीच में एंगल। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आई जे के फॉर्म में दिया है तो मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्व करना बताया था। कैसे? आई को आई से आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। सो 2 3 6, 4 into 1 यानी कि 4 और -1 into 2 यानी कि -2। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 4 10, 10 - 2 यानी कि 8। अब आप इसको साइड में रखो, इसको ऐसे ही रहने दो। चलो ए का मैग्नीट्यूड निकालें। हमने दूसरे वाले मेथड से कर लिया, अगर हमको इस मेथड से सॉल्व करना होता ए बी कॉस थीटा तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके बीच का एंगल। सो ए की वैल्यू कितनी होगी? ये जो मैग्नीट्यूड है इसको मैंने अगर ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो मैंने फॉर्मूला बताया था √a² प्लस b² प्लस c², यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा +1 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी? 2 2 4 प्लस 16 प्लस 1, यानी a आ गया हमारा √21, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग b की वैल्यू फाइंड करें, सो b की वैल्यू कितनी आएगी? b मैग्नीट्यूड है इसका, सो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो b इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 प्लस 4, यानी b की वैल्यू आ गई √14, ठीक है। सो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमने निकाल लिया है a डॉट बी अपने मेथड से जो मैंने बताया था। उसके बाद मैंने निकाला है a और b का मैग्नीट्यूड। क्यों निकाला है अभी क्लियर होगा। देखो आप दोनों वेक्टर्स हैं तो अगर इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम इस मेथड से निकालते तो भी आना इतना ही चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअल में दोनों सिर्फ अलग अलग मेथड है बट चीजें सेम आएंगी, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट इस मेथड से निकाल के आप देखो, यानी कि ए बी कॉस थीटा, और ये आना कितना चाहिए? ये 8 के बराबर आना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही हमारे डॉट प्रोडक्ट हैं। इसको आप ऐसे लिख लेना फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख लेना सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही डॉट प्रोडक्ट हैं। सो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू हमें पता है कितनी है? √21। b की वैल्यू हमें पता है √14। सो ये यहां पर लिख लो आप cos थीटा इक्वल टू 8। अब देखो आप इसको अंदर आप ले जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? √21 into 14 cos थीटा
इक्वल टू 8, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इंटू 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 2 कॉस थीटा इक्वल टू 8। 7 7 7 को आप बाहर निकाल लो, अंदर आ जाएगा 3 2 6 कॉस थीटा इक्वल टू 8, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 8/7√6। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 8/7√6। सो यहां से हमें एंगल कहां पता चला, देखो आप अभी मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बोला था कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू मैं 1/√2 दे दूं तो आप समझ जाओगे कि थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है। क्यों समझ गए, ये वैल्यूज आपको पढ़ाई गई हैं तो ये वैल्यू आपको पता है। या फिर अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है तो आप समझ जाते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, क्योंकि कुछ वैल्यू जैसे 0 30 45 60 90 ये वैल्यूज हमें याद है, हम लोग बता सकते हैं। बट ये हमें मिला है कॉस थीटा इक्वल टू 8/7√3। अगर हमको ये वाली वैल्यू भी पता होती तो थीटा हम लोग बता सकते थे ना, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 8/7√6। अगर ये वाली भी वैल्यू अगर हमारे बुक में दी हुई होती तो हम लोग थीटा की वैल्यू बता सकते थे। तो यानी कि अगर हमने इतना फाइंड कर लिया तो थीटा हमें पता चल गया। आप आंसर में क्या लिखोगे, सिंपली ये लिख दोगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/7√6। अगर अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो आपको पता है, जैसे मान लो 1 आ गया तो फिर 1 आ गया तो फिर आप कितना लिखोगे, थीटा हमारा 0 डिग्री। तो इस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है। सो ये मेथड ध्यान रखना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो था हमारा कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर। 3 वेक्टर्स को चेक कर सकते हैं कि कोप्लेनर हैं या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कैसे, ध्यान से देखना। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हों, मैं 3 वेक्टर्स बना रहा हूं, वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर इधर कहीं पर है वेक्टर सी। तीनों इसी व्हाइट बोर्ड के ही प्लेन में है, इसी प्लेन में है, ठीक है। तो अभी हमको कोप्लेनर दिख रहे हैं। अब जितना हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सम अप करते हैं। मैंने क्या बोला था कि अगर 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर। एग्जांपल आप देखो, ए बी सी तीनों अगर एक प्लेन में है, अगर तीनों एक प्लेन में है तो किसी भी 2 वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करो। जैसे ए और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किधर मिलेगा, ए क्रॉस बी किधर आएगा, आपकी स्क्रीन के बाहर। ये मार्कर है हमारा ए क्रॉस बी। तो देखो आप, ये जो ए क्रॉस बी है ये ए के साथ तो परपेंडिकुलर है ही, बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, और अगर ये तीनों हमारे एक ही प्लेन में थे तो ये सी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ये चीज समझ आती है ना कि 3 वेक्टर्स ऐसे, मेरी उंगलियां 3 वेक्टर हैं, 2 का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया वो इधर आ गया, तो ये जो आया है ये तीसरी उंगली के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। अगर तीसरी उंगली के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ये आया, अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है इधर, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं थे। अगर परपेंडिकुलर होगा तो मतलब कोप्लेनर थे। सो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना होता है, हमको किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। जैसे अगर ए और बी को आप चूज करोगे तो ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालेंगे, ये मिल गया ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी अगर इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये कैसे चेक करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे सी के साथ, ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर ये 0 आ गया तो फिर वेक्टर्स कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो आप इसको फॉर्मूले की तरीके से भी याद रख सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, चाहे आप बी क्रॉस सी फिर डॉट ए कर दो या ए क्रॉस सी डॉट बी कर दो, सारी चीजें सेम होंगी। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां पर हमें पहले से पता हो कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। देखो आप, पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, दूसरा वेक्टर है -3i कैप प्लस 2j कैप, और तीसरा वेक्टर है, ले लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप।
मैंने यहाँ पर के को नहीं लिया है। के को मैंने क्यों नहीं लिया, आप ऐसे समझो कि आई और जे है, के है ही नहीं है, तो यानी कि हमें पहले से पता है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। बस मैं निकाल के प्रूव करूंगा कि जो मेथड हमने पढ़ा है वो सही है, ठीक है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आई है और जे है, यानी कि 2i कैप प्लस 4j कैप, ये हो गया। दूसरा है -3i प्लस 2j, यानी इधर हो गया, है एक ही प्लेन में। किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ही है। तीसरा है i प्लस 2j, तीनों एक ही प्लेन में है। अब अगर यहाँ पर हमको निकालना हो तो देखो, मैंने यही बताया था कि अगर ये वेक्टर a है, ये है वेक्टर b, ये है वेक्टर c, अगर एक ही प्लेन में है तो किसी भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हुए 0 आ जाएगा, अगर तीनों कोप्लेनर होंगे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी दो वेक्टर को चूज कर लेते हैं। हमने a और b को लिया और सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस b। हमें पता है ना, a क्रॉस b डॉट c, ये 0 आएगा अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो पहले a क्रॉस b निकाल रहे हैं। सो a क्रॉस b कितना आएगा, मैंने बोला था दो तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। i j k, i की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 4, k की वैल्यू 0, -3 2 0। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले i पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा 0 0। फिर -j लेते हैं और कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 2 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0 आ जाएगा। और फिर जब k को लेंगे प्लस k, सो k को लेते हुए ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, यानी कि 2 2 जा 4, फिर माइनस का साइन, -3 इंटू 4 यानी कि -12। सो यहां से जो a क्रॉस b की वैल्यू निकल के आई, वो कितनी निकल के आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 12 और 4 16, यानी कि 16 k कैप, ये निकला है a क्रॉस b। अब a क्रॉस b निकल आया, उसका आप c के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखो। c हमारा ये है, ठीक है। सो a क्रॉस b डॉट c, यहां पर मैं c को लिख ले रहा हूं। वेक्टर c है हमारा i प्लस 2j। सो अगर हम लोग a क्रॉस b डॉट c निकालना चाहें तो आप देखो, मैंने क्या बोला था, i वाले को i से मल्टीप्लाई करो, j वाले को j से और k वाले को k से। अगर हम लोग इसको पूरा लिखते, यानी कि सिर्फ 16 के ना लिख के अगर हम लोग डिटेल में लिखते, तो क्या लिखा था, 0 i कैप -0 j कैप प्लस 16 k कैप। उसी तरीके से अगर c को भी, यहां पर k नहीं है, इसका मतलब 0 k कैप। सो अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, a क्रॉस b का c के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, सो 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इंटू 2 ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 16 इंटू 0 ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये वेक्टर्स इसलिए चूज किए थे क्योंकि यहाँ k ऑलरेडी नहीं है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। सिर्फ हम इसको वेरीफाई कर रहे थे। 3 वेक्टर्स हैं। अगेन किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप करो, जो मिले उसका थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो उस केस में हम बोलेंगे वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है। सो आई होप कि आज के का वीडियो समझ आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट रह गया हो तो फिर कमेंट में पूछ लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।